हेलो एवरीवन, इंपीरियल क्लासेस के नए वीडियो लेक्चर में मैं गौतम कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में नया टॉपिक फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है। तो फॉर फीचर के बारे में दिया गया है, it refers to the cancellation of shares for non-payment of calls due on shares। तो बेसिकली फॉरफीचर क्या है कि जब शेयर होल्डर शेयर्स पे ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके शेयर्स को कंपनी क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो ये जो शेयर का कैंसिलेशन होता है कंपनी की तरफ से, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और फॉरफीचर ऑफ शेयर जब होता है तो शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई किया है और उसे शेयर अगर अलॉट भी हो गया है तो जितना भी पैसा वो दे चुका है वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, यानी वो पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। बट द कंपनी कैन फॉरफीट शेयर्स ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज फॉरफीचर। ठीक है, तो कंपनी शेयर तभी फॉरफीट कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें इसका प्रोविजन दिया गया हो और इसके बारे में अलाउंस, यानी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेयर फॉरफीचर के लिए अलाउ अगर करता है तभी कोई कंपनी शेयर को फॉरफीट कर सकती है, अदरवाइज शेयर फॉरफीचर नहीं हो सकता। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट रिमेंबर रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना होता है शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग में, यानी ये लीगल प्रोविजंस हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए शेयर फॉरफीचर के रेस्पेक्ट में। तो पहला पॉइंट क्या है, द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस अ क्लियर 14 डेज नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट विच इज मैक्सिमम ऑफ 5% एज पर टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ऐसे ही नहीं शेयर फॉरफीचर का डिसीजन लिया जा सकता है। जब भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी 14 दिन का उसे एक नोटिस देती है और उस नोटिस में पेमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है। शेयर होल्डर को एक मौका दिया जाता है कि वो इंटरेस्ट के साथ जो बकाया अमाउंट है, बकाया राशि है, उसका पेमेंट वो कर दे। अगर शेयर होल्डर उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं शेयर को फॉरफीट करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, द कंपनी मस्ट पास एन एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन बोर्ड मीटिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें फॉरफीचर के रिस्पेक्ट में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। ठीक है, बिना रेजोल्यूशन पास कराए शेयर का फॉरफीचर नहीं हो सकता, तो एक प्रस्ताव पास कराना होगा। दूसरी बात, ऑन फॉरफीचर वी नीड टू कैंसिल द शेयर्स एंड टू दैट एक्सटेंट रिड्यूस द शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर का फॉरफीचर करती है तो उसी सीमा तक, उसी लिमिट तक क्या करती है, शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं इसी से मिलता जुलता दूसरा चीज, सरेंडर ऑफ शेयर। तो सरेंडर ऑफ शेयर क्या है, इट refers to voluntary return of shares by a member to the company. It is a shortcut to the long procedure of forfeiture of share। तो जब शेयर होल्डर खुद ही अपनी इच्छा से कंपनी को अपना शेयर सरेंडर कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर, यानी खुद ही अपनी इच्छा से वापस कर देता है शेयर। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी लॉन्ग टर्म जो लंबा प्रोसीजर होता है शेयर फॉरफीचर का, उस प्रोसीजर को करने से बच जाती है, उसके लिए प्रस्ताव पास कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब इसके बारे में और क्या बताया गया है, शेयर्स विच आर लायबल टू बी फॉरफीटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल्स मे बी सरेंडर्ड बाय द होल्डर इफ ही सो डिजायर्स। तो अगर वो शेयर होल्डर जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो अपनी इच्छा से चाहे तो शेयर सरेंडर कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें कंपनी का फायदा है क्योंकि कंपनी को इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा जो शेयर फॉरफीचर के लिए करना पड़ता है। अब
इसके बारे में आगे जानते हैं। अगला है कि सच वॉलंटरी सरेंडर ऑफ शेयर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। तो ध्यान रहे सरेंडर ऑफ शेयर के बारे में भी आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी आर्टिकल्स में इसके बारे में प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टर्स सरेंडर किए गए शेयर को इन केवल 2 ही केसेस में एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो एक्सेप्ट करने के केसेस क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला केस है कि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू सम विच वुड जस्टिफाई फॉरफीचर। तो ऐसा शेयर जिस पे ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ हो, ठीक है, तो जब ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ हो तो जाहिर सी बात है ऐसे शेयर का फॉरफीचर ही होना होगा। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर पहले से ही शेयर वापस कर दे, यानी रिटर्न कर दे कंपनी को, तो वहां पर आसानी से कंपनी उस सरेंडर को एक्सेप्ट कर सकती है। और दूसरा एक्सेप्टेंस उस सिचुएशन में होगा वेयर शेयर सर्टिफिकेट गेट्स टॉर्न और म्यूटिलेटेड एंड एक्सचेंज फॉर न्यू वन। यदि किसी का शेयर सर्टिफिकेट फट गया हो या उसमें ऐसे मतलब डिस्ट्रॉय हो गया हो, डैमेज्ड हो गया हो, जिससे कि उसका यूज कर पाना संभव ना हो, तो शेयर सर्टिफिकेट को अगर कोई बदलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुराने शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर करके नया इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। तो दूसरे केस में जब वो शेयर को एक्सचेंज करना चाहता है, शेयर सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करना चाहता है, उस सिचुएशन में भी शेयर सरेंडर किया जाता है। तो अगर आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए तो पुराने शेयर सर्टिफिकेट जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है या उसके एंट्रीज मिट गई हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आपको नया शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ध्यान रहे शेयर का सरेंडर इन 2 ही केसेस में पॉसिबल है। आइए अब हम लोग शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड और शेयर के री इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर अगर एक बार फॉरफिट हो गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा री इशू नहीं हो सकता है, तो दोबारा से उसको पब्लिक को री इशू किया जा सकता है, ठीक है। और जो री इशू किया जा सकता है वो डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकता है, पार पे री इशू हो ही सकता है और प्रीमियम पे भी री इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो री इशू शेयर का होगा उसमें डिस्काउंट केवल उसी एक्सटेंट तक हम दे सकते हैं जितना शेयर फॉरफीचर पे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब जानते हैं जर्नल एंट्री इन केस ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट केस है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे वो किस वैल्यू से करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू से। आपको ध्यान रखना है कि जब भी शेयर का फॉरफीचर हो रहा है उस समय तक कंपनी ने जो भी पैसा मांगा है शेयर होल्डर से उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। तो उससे हम ये डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हम करेंगे वो कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर, जो भी पैसा शेयर पे नहीं मिला, मांगे गए में से जितना भी नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा। और जो मिल चुका है जिसे कंपनी ने जब्त किया है वो किस में जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉरफीचर का एंट्री है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर का फॉरफीचर। तो अगर इसमें 2 केस हैं, एक तो प्रीमियम पेड ऑन शेयर एंड प्रीमियम नॉट पेड ऑन शेयर। तो अगर प्रीमियम का पेमेंट शेयर पे हो चुका है तो जर्नल एंट्री होगा वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर टू कॉल्स इन एरियर, जो शेयर का पैसा नहीं मिला है वो कॉल्ड इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट यानी जो पैसा मिल चुका है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है शेयर्स पे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद सेम कॉल्ड अप वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम है को शेयर पे जो नहीं मिला है वो हम डेबिट करेंगे। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो भी शेयर पे पैसा नहीं मिला है वो क्रेडिट करेंगे, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा शेयर पे मिल चुका है। अब ये फॉरफीचर की एंट्रीज हो गई। अब आते हैं री इशू की एंट्रीज पे। तो री इशू जैसा कि मैंने बताया था कि री इशू
पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो अगर पार पे रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, जितने में रीइश्यू किया वही शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में ही रीइश्यू किया है तो क्या माना जाएगा, शेयर्स इशूड एट पार। दूसरा है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स को डिस्काउंट पे भी री इशू किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट देने का जो एक्सटेंट है वो उतना ही होगा जितना पैसा हमने फॉरफिट किया है। यानी फॉरफिट किए गए अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट हम देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो री इशू पे डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, जितना शेयर फॉरफीचर हुआ है, मतलब जितना शेयर फॉरफीचर पे पैसा हमने जब्त किया है उतने के बराबर ही मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने में इशू किया वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, शेयर फॉरफीचर पे जो भी हमें प्रॉफिट होगा और रीइशू पे जो भी हमें, क्योंकि रीइशू जब हम कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास। तो जब शेयर हम रीइशू करेंगे और फॉरफीचर पे जो पैसा हमने जब्त किया है, तो अगर हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व में क्यों प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर हम फॉरफीचर रीइशू का, इसलिए क्योंकि फॉरफीचर और रीइशू से जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो एक रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, वो एक कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने शेयर फॉरफीचर जो किया उसमें हमने पैसा जब्त किया 5,000 रुपए, और जब हमने रीइशू किया तो उसमें 2,000 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिए, तो कितना बचा, 3,000 रुपए बचा। जो 3,000 रुपए बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉरफीचर एंड रीइशू से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन